लक्की ने वाकई बहुत सालों के बाद ऐसा खाना खाया था। खाना खाकर लग तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन मन ही मन उसे ये बात खटक रही थी कि उसने ये खाना अकेले ही खा लिया था। वो चाहता था कि इस लजीज खाने का जायका उसके दोस्तों की जुबान पर भी घुलना चाहिए। इसलिए उसने रुस्तम से खाना बंधवाने की बात कही थी, लेकिन रुस्तम इस दुविधा में पड़ गया था कि उसके मालिक की डिमांड को कैसे पूरा करे। फिर भी रुस्तम ने कहा, हाँ हाँ सर, आप चिंता मत करिए, हम अभी पैक करवा देते हैं। जैसे ही रुस्तम ने ये बात कही, वो होटल के मैनेजर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसने मैनेजर को फोन मिलाया और उसे जल्दी से जल्दी सारा सामान इकट्ठा करने के लिए कहा। मैनेजर ने तुरंत सारा सामान मंगवाया और रसोई में अपने खानसामों से बाकी का काम छुड़वाकर उन्हें इस काम में लगा दिया। लगभग आधे घंटे के अंदर ही सारा खाना बनकर तैयार हो गया था और मैनेजर वो सारा खाना लेकर रूम नंबर 888 में आ गया था। वहां के हर अटेंडेंट के हाथ में एक नीले और सफेद रंग का डिब्बा था। मैनेजर ने कमरे के अंदर आते ही कहा, रुस्तम सर, खाना तैयार है। रुस्तम ने उसे इशारा किया और अटेंडेंट ने सारा खाना लगा दिया। रुस्तम ने एक एक डिब्बे का ढक्कन खुलवाया और उसे देखा और उसकी खुशबू भी ली। फिर उसने खाना लक्की की को दिखाया और बोला, सर आप देख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना? अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, हम अभी रेडी करवा देते हैं। लक्की ने अपनी आंखों से उन डिब्बों को देखा। उसमें ढेर सारा खाना था। उसके तो सिर्फ 3 ही दोस्त थे, लेकिन खाने को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें आराम से 15 लोग निपट सकते थे। लक्की ने रुस्तम की ओर देखा और बोला, ये तो बहुत सारा है रुस्तम जी, मेरे तो सिर्फ 3 ही दोस्त हैं। मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स दे दीजिए, काफी है। अगर मैं इतना सब अपने साथ ले जाऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहे और ये रिटर्न हो सके तो रिटर्न कर दीजिए, और अगर रिटर्न ना हो तो इसे बाकी लोगों में ही बंटवा दीजिए। लक्की ने मुस्कुराते हुए अपने लिए एक डिब्बे का ढक्कन लगा लिया था। मैनेजर ने डिब्बे के साथ एक बोतल वाइन भी रखवा दी थी। जैसे ही लक्की उस डिब्बे को उठाकर निकलने लगा तो रुस्तम उसके हाथ से डिब्बा लेने के लिए आगे आया और बोला, अरे अरे सर, आप इसे क्यों उठा रहे हैं? लाइए, मैं इसे उठाकर रखवा देता हूँ। लक्की ने काफी कोशिश की कि वो डिब्बा अपने ही हाथ में रखे, लेकिन रुस्तम डांगी माना ही नहीं और उसने आखिरकार लक्की के हाथ से वो डब्बा ले लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके समूह के बाकी लोग भी लक्की के साथ उसके पीछे ही चल रहे थे। ठीक है रुस्तम जी, लंच के लिए थैंक यू। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब प्लीज आप लोग तकलीफ मत लीजिए, मैं यहां से अपने लिए टैक्सी ले लूंगा। लक्की ने सभी लोगों को देखा और रुस्तम से कहा। जैसे ही लक्की का ये कहना हुआ कि इतने में रागिनी भीड़ से निकलकर बाहर आई और उसने लक्की से कहा, सर आप टैक्सी मत लीजिए, मेरी कार यहीं खड़ी है, मैं आपको छोड़ दूंगी। रागिनी की आंखों में चमक थी। वो लक्की के ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रही थी। लक्की देख पा रहा था कि खाना खाते हुए भी रागिनी बार बार लक्की की ओर देखे जा रही थी। अब जैसे ही रागिनी ने लक्की को अपने साथ चलने का ऑफर दिया तो वो सोच में पड़ गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो हाँ कर दे, और ये भी कर रहा था कि ना कर दे। ना वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में लोग उसे घूर कर देखें। लक्की के कॉलेज में किसी के कार से आने की, और वो भी किसी लड़की के साथ, इस चीज की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। लेकिन उसका हाँ करने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण था, रागिनी। वो रागिनी की धूप से मिचमिचाती हुई आंखों को चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, और इसीलिए उसने कहा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ही लक्की ने रागिनी के साथ जाने के लिए हाँ की, रुस्तम और बाकी लोगों की जान में जान आ गई। रागिनी का ऑफर एक्सेप्ट करते ही वो समझ गए थे कि लक्की उनकी मेहमान नवाजी से खुश था। रागिनी उसे अपने साथ अपनी कार की ओर ले गई और बाकी लोगों ने उसे विदा कर दिया। जैसे ही रागिनी ने देखा कि बाकी लोग निकल गए हैं, वो लक्की की ओर घूमी और बोली, सर आपने मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। लक्की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। इसके बाद रागिनी के दिमाग में न जाने क्या शक आया। उसने फिर से लक्की की ओर देखा और बोली, सर आपको मालूम है ना कि लिफ्ट में जिस लड़की के साथ आपकी लड़ाई हुई थी, वो लड़की मैं ही थी। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने आपके ऊपर डाउट किया। आपको इतना कुछ कह दिया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज, रागिनी ने कहा और लक्की का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रागिनी ने लक्की के हाथ को अपने हाथ में थामा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रागिनी इतनी जल्दी इसके बारे में बात करना शुरू कर देगी। लक्की ने कहा, अरे ये सब तुम क्या कर रही हो?
रागिनी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गलती मेरी भी तो थी। मुझे तुम्हें इस तरह से लिफ्ट में देखकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। इसलिए माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। और अब की बार लक्की ने रागिनी का हाथ पकड़ लिया। रागिनी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी आगे से चलकर उससे माफ़ी मांगेगा। वो उसकी सादगी की दीवानी हो गई थी। लिफ्ट में उसने लक्की के प्रति अपने दिमाग में जो छवि बना ली थी, लक्की उससे बिल्कुल अलग निकला था। जैसे ही लक्की ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, रागिनी ने फिर से अपना हाथ छुड़वाया और अपने ही हाथ से फिर से लक्की का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं सर, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो बस इस बात की खुशी हो रही है कि इतने बड़े आदमी ने मुझे देखा। मुझे उम्मीद है सर कि आप मेरे रूड बिहेवियर की वजह से नाराज़ नहीं होंगे। अगर मैंने अपने मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर। प्लीज़ सर, प्लीज़, रागिनी ने कहा और उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। जब लक्की को लगा कि ये माफ़ी मांगने और माफ़ करने का सिलसिला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला था, तो उसने बात को वहीं ख़त्म करते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ और गाड़ी स्टार्ट करो। रागिनी ने देखा कि लक्की के चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान थी। इसे देखने के लिए वो बार बार लक्की की ओर देखती। उसके पतले पतले होंठ किसी फूल की पत्तियों की तरह लग रहे थे और जैसे ही वो खिलते थे तो लगता था कि पूरे मौसम में खुशबू फैल गई हो। ओके सर, ठीक है, रागिनी ने शर्माते हुए कहा और कार अनलॉक कर दी। लक्की और रागिनी गाड़ी में बैठे और देखते ही देखते उनकी गाड़ी ने लक्की के कॉलेज जाने वाली सड़क को पकड़ लिया था। अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अमित को फ़ोन करके पूछा, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी यहीं हॉस्पिटल में ही हैं कोयल के साथ, अमित ने कहा। लक्की ने जैसे ही सुना कि उसके दोस्त अभी भी हॉस्पिटल में ही थे, तो वो दुविधा में पड़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना लेकर हॉस्पिटल जाए या फिर हॉस्टल आकर उनके आने का इंतज़ार करे। उसने देखा कि खाना अभी गर्म था और अगर वो हॉस्टल जाता और उनका इंतज़ार करता तो खाना ठंडा हो जाता और उसका स्वाद भी खराब हो जाता। लेकिन अगर वो गर्मा गर्म खाना लेकर हॉस्पिटल चला जाता तो उधर कोयल गर्म हो जाती। इसी उलझन में लक्की सड़क को देखे जा रहा था कि तभी रागिनी ने उसे देखा और पूछा, सर, आपके कॉलेज ही चलना है ना? रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। लक्की के मन में एक बार के लिए ये ख्याल आया कि हॉस्टल का कमरा खाली है और अभी अमित और बाकी लोगों के आने में कुछ वक्त है। ऐसे में वो चाहता तो रागिनी को अपने साथ उस कमरे में ले जा सकता था। उसकी दिल की धड़कन में थोड़ा इजाफा हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे लेकर हॉस्टल जाता, उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, नहीं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पर मेरी एक फ्रेंड एडमिट है। लक्की ने कहा, ठीक है सर, फिर मैं उधर ही गाड़ी मोड़ लेती हूँ, रागिनी ने कहा और गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। रागिनी को थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि रागिनी की पूरी गाड़ी में उसकी परफ्यूम की महक घुल गई थी। इतनी मोहक खुशबू थी, लक्की भी उसे जितना समेटता जा रहा था, वो उतनी कम पड़ती जा रही थी। जब लक्की का दिल सिर्फ खुशबू से नहीं भरा, तो उसने रागिनी को देखने के लिए अपना चेहरा हल्का सा उसकी दिशा में घुमा लिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रागिनी उसे ही देख रही थी, तो उसने तुरंत अपनी नज़र नीचे कर ली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसकी आंखों में उसकी हंसी चमक रही थी। अचानक उसे लग रहा था कि वो फिर से वही हरकत कर रहा था जो वो लिफ्ट में कर रहा था और उसे अपने आप पर ही शर्म आ रही थी। वैसे सर, अगर आप चाहे तो फिर से अपनी नज़र उठाकर देख सकते हैं। इस बार आपको, रागिनी ने भी शर्माते हुए कहा। बड़ी हिम्मत करके उसने ये बात कही और कहते ही उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही लक्की ने उसके मुंह से ये सुना, उसकी शर्म और ज्यादा बढ़ गई। उसने बिना रागिनी की ओर देखे कहा, हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर सर की नज़र मेरे ऊपर पड़ती है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए आप चाहे तो, रागिनी ने कहा और मुस्कुराते हुए सड़क की ओर देखने लगी। लक्की भी मुस्कुराने लगा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके दिल की धड़कन उसकी जुबान से ज्यादा बोल रही थी। लक्की ने फिर भी रागिनी को झलक भर ही देखा था और उसका मन किया कि वो अपनी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए रागिनी के ही नाम कर दे। उसके गाल, उसके कान और उसकी उंगलियां, उन सब में कोई जादू सा था। लक्की ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की को इतने पास से कभी नहीं देखा था। देखते ही देखते कब सिटी हॉस्पिटल आ गया पता ही नहीं चला। रागिनी ने देखा कि लक्की उसे अभी भी देख रहा था, तो उसने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया।
जैसे ही लक्की का ध्यान टूटा, रागिनी ने सामने की ओर इशारा किया। लक्की ने देखा कि उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। हम पहुंच भी गए। थैंक यू। अब मैं यहां से टैक्सी ले लूंगा, लक्की ने कहा। उसे इतनी जल्दी सफर खत्म होने का बहुत मलाल हो रहा था। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे रागिनी भी नीचे उतर गई। इससे पहले कि लक्की अपना हाथ खाने का डिब्बा लेने के लिए आगे बढ़ाता, रागिनी ने अपने हाथ से वो डिब्बा निकला और लक्की की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच, लक्की ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से एक बार रागिनी को निहार लिया। रागिनी भी शर्माई और गाड़ी की ओर जाते हुए बोली, फिर मिलेंगे सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लक्की ने उसकी ओर हाथ हिलाया और रागिनी भी लक्की की ओर हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। रागिनी की गाड़ी को विदा करने के बाद लक्की हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया था। उसने रिसेप्शन पर कोयल के वार्ड के बारे में पूछा और सीधा पहली मंजिल पर चला गया। दाएं मुड़ते ही सबसे पहला कमरा कोयल का ही था। उसका दरवाजा लगा हुआ था। जैसे ही लक्की ने दरवाजा खोला, उसके चरमराने की आवाज आई। लक्की ने देखा कि उसे एक छोटे से कमरे में रुकवाया हुआ था। कोयल को देखने से ही लग रहा था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसके पैर में थोड़ी लगी थी। कोयल के आसपास उसके सभी दोस्त खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि सबने कोयल के पलंग को घेर लिया था। लक्की ने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित के अलावा वहां खड़े सभी लोगों ने काफी चकाचक कपड़े पहने हुए थे। उनकी महक से कमरे में रखी दवाइयों की महक कम हो गई थी। लक्की ने देखा कि कोयल के पलंग के पास ढेर सारे तोहफे भी रखे हुए थे। उनमें से कुछ फूलों के थे, तो कुछ गेट वेल्स के कार्ड थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे डिब्बे थे। देखने में वो सब काफी रंग बिरंगे और सुंदर लग रहे थे। सब लोग कोयल के आसपास खड़े होकर बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई, तो सभी लोग पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि वहां लक्की खड़ा था और उसके हाथ में खाने का एक डिब्बा था। लक्की ने इतनी सारी नजरों को अपनी ओर आता देखा तो वो घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे से कमरे में उसकी मुलाकात इतने सारे लोगों से हो जाएगी। वैसे लक्की खुद भी यहाँ पर कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो सिर्फ अमित और उसके दोस्त को ये खाना देने के लिए आया था। लेकिन अब बाकी सब लोग उसकी ओर देख रहे थे और कोयल भी उसकी ओर देख रही थी, तो लक्की को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा और उसने कोयल से पूछा, कोयल, तुम ठीक हो? कोयल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो उससे आज फिर से नाराज थी। लक्की को तो मालूम ही था कि उसे उसकी ऐसी शक्ल देखने को मिलने वाली थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर कोयल ने तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दिशा लगातार उसके हाथ की ओर देखे जा रही थी। लक्की के हाथ में नीला डिब्बा देखकर दिशा ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो मैं खाना लेकर आया था, लक्की ने कहा। अच्छा, तो तुम हॉस्पिटल के अंदर बाहर से बना खाना लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है ना, मरीजों को बाहर का खाना नहीं खिलाते हैं, दिशा ने कहा और लक्की की ओर ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। लक्की फंस गया था। उसने कहा, नहीं था कि वो ये खाना कोयल के लिए नहीं, बल्कि अमित और उसके बाकी के दोस्तों के लिए लेकर आया था। अब वो क्या जवाब देता उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने पसीना पोंछने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे पता चला कि रूमाल उसकी जेब में नहीं था। उधर लक्की की नाक में अस्पताल की खुशबू घुस गई थी। वहीं इधर रागिनी की गाड़ी में से लक्की की खुशबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रागिनी को गाड़ी चलाते हुए ये महसूस हो रहा था कि लक्की के उतर जाने के बाद भी उसकी महक गाड़ी में बनी हुई थी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब 2-3 बार उसने सूंघ कर देखा तो उसे पता चला कि वो सच में लक्की की ही महक थी। जब रागिनी ने गाड़ी को सिग्नल पर रोका और अपने बगल वाली सीट पर देखा, तो पाया कि लक्की का रुमाल वहीं गिर गया था। ये वही रुमाल था जिससे उसने रागिनी की शर्ट पर लगा खून साफ किया था। ओहो, सर तो इसे यहीं भूल गए अब। रागिनी ने सोचा कि वो अभी हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं आई थी, इसलिए उसे फिर से गाड़ी घुमाकर लक्की को ये रुमाल देने के लिए जाना चाहिए था। अब आगे क्या होने वाला था? लक्की कैसे अपने आप को कोयल के गुस्से से बचाता, और क्या रागिनी उसे रुमाल देने के लिए हॉस्पिटल आ जाती? जब सब लोग लक्की को रागिनी के साथ देखते तो क्या सोचते? उधर जब अमित ने देखा कि लक्की के माथे से पसीना गिरने को था, तो वो समझ गया कि लक्की घबरा गया था और उसके पास इन लोगों को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता,
अमित बीच में ही आगे आते हुए बोला, अरे देखो, लक्की तो अपना असली हीरो है। भाई को पता है कि सब लोगों को भूख लगी होगी। सब लोग इधर सुबह से कोयल का ध्यान रखने में लगे हुए होंगे, इसलिए वो ना सिर्फ कोयल के लिए बल्कि हम सब के लिए खाना पैक करवा के लाया है। क्या बात है मेरी जान, जियो, अमित ने कहा और उसके कंधे को जोर से थपथपाते हुए उसे गले लगा लिया। वैसे तो लक्की कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन अगर इस सिचुएशन में वो मना कर देता तो आज ये सब दोस्त मिलकर उसकी हालत खस्ता कर देते। वो उसकी इतनी फजीहत करते, इतनी बेइज्जती करते कि लक्की यहीं खड़े खड़े अपनी जान दे देता। अब भले ही वो ये खाना कोयल के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए लाया था, लेकिन जान बचाने के लिए उसे अमित की बात में हाँ भरनी पड़ी थी कि वो ये खाना किसी और के लिए नहीं बल्कि कोयल के लिए लाया था। वैसे भी आदमी हॉस्पिटल में खाने से अच्छी चीज़ है मरीज के लिए, और क्या ही ला सकता था। वाह, लेकिन मैं तो ये पहली बार सुन रही हूं कि कोई आदमी मरीज से मिलने के लिए आया और उसके लिए बाहर का खाना लाया, मानसी ने कहा और हंसने लगी। उसके बाकी सभी दोस्त भी उसकी इस हंसी में शामिल हो गए। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि लोग मरीज से मिलने आते हैं और वो अपने साथ खाना नहीं लाते हो। एक माँ जब अपने बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है तो वो तो खाना लेकर ही आती है, और कोयल का कौन सा पेट खराब हुआ है जो बाहर का खाना नहीं खा सकती है। तुम लोग सब अभी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हो, इसलिए तुमने अभी असली दुनिया नहीं देखी है। गर्वित ने लक्की के बचाव में और भी बड़ी बात करते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही कोयल के सब दोस्त आपस में बात करने लगे। अरे, पर जब तुम इस डिब्बे को लेकर अंदर आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? उन सब की बातों के बीच कोयल ने अपनी पतली सी आवाज में कहा। उसे इस बात पर काफी शर्म आ रही थी कि उसके कॉलेज का लड़का, और वो भी लक्की जैसा, उसके लिए खाना लेकर आ रहा था। अब किसी ने देखा हो या ना देखा हो, मुझे इससे क्या, लक्की ने अपने आप से कहा। वह मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था। उसे भी हॉस्पिटल के नियमों की जानकारी थी, लेकिन अब वो ये सब कहकर फंस गया था कि वो ये खाना कोयल के लिए लेकर आया था। वो ना हाँ कह पा रहा था और ना ही ना कह पा रहा था। अरे चलो कोई बात नहीं, पर ये लाया क्या है, पहले वो तो देख लो, दिशा ने कहा और उसके डिब्बे को खोलने के लिए लक्की की दिशा में आगे बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो डिब्बा खोलती, उसके पीछे से और एक दोस्त की आवाज आई और उसने कहा, अरे क्या खोलकर देख रही हो? वैसे भी ये कौन सा पनीर कोरमा लेकर आया होगा? तुम तो सब जानते ही हो कि इसका स्टेटस क्या है। ऐसे में इससे किसी भी तरह की उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं है। अरे ये वही लड़का है क्या जो पहले एक ढाबे पर डिलीवरी का काम करता था? मैं जब भी उस होटल से कुछ ऑर्डर करता था ना, तो शायद यही आदमी देने के लिए आता था। उस ढाबे पर ज्यादातर फ्राइड राइस या नूडल्स ही बनते थे, तो ये वहां से वही लाया होगा, एक लड़के ने और कहा। वहां पर इतनी भीड़ हो रही थी कि लक्की देख नहीं पा रहा था कि उसके बारे में कौन बोल रहा था। अच्छा, तो इस डिब्बे के अंदर वो सड़े से 50 वाले फ्राइड राइस हैं, इसे और कुछ नहीं मिला लाने के लिए, एक और लड़की ने अपनी भौहें नफरत के साथ चढ़ाते हुए कहा। हाँ तो और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये एक फ्राइड राइस ले आया होगा, पर वो भी 100 रुपये से ज्यादा के थोड़े ही आते हैं। अभी यहाँ कोयल को अच्छे खाने की जरूरत है और ये उसके लिए सड़क की किसी दुकान से घटिया से फ्राइड राइस लेकर आया है, एक लड़के ने कहा। अब अगर नर्स आकर देखेगी और उसे पता चलेगा कि कोयल ग्रुप की मालिक कोयल और उसके दोस्त ऐसी सड़क छाप फ्राइड राइस खा रहे हैं, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? वो तो उस बात का सबके सामने जाकर ढिंढोरा पीट देगी और फिर पूरा हॉस्पिटल हमारे ऊपर हंसेगा। बोलेंगे कि आखिर फ्राइड राइस ही खाना था तो पेशेंट को किसी ढाबे पर ही एडमिट करवा देते। जैसे ही उस चश्मे वाली लड़की ने यह कहा, सब लोगों की हंसी निकल गई। वो लोग लक्की को देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे, लेकिन लक्की का मन कर रहा था कि वो अपने चेहरे अपने घुटनों में छिपा ले। उन लोगों की आंखों में लक्की जरा सी भी शर्म नहीं देख पा रहा था। वो उन सबके सामने खड़ा था और फिर भी वो सब उसके बारे में इतना सब कुछ कह रहे थे। खैर, उन लोगों को लक्की के बारे में इतना कुछ कहने से पहले डर नहीं लग रहा था। वो लोग जानते थे कि कोयल लक्की को कैसे ट्रीट करती थी, इसीलिए उन लोगों को भी लक्की को वैसे ही ट्रीट करने का लाइसेंस बन गया था। लक्की को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों की बात का क्या जवाब दे। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो जो खाना अपने साथ लेकर चल रहा था वो दिल्ली के सबसे बड़े होटल से लेकर आया था, और वो भी खास उसके लिए बनवाया गया था।
लेकिन वो इन सब लोगों के सामने खुद को साबित नहीं करना चाहता था। वो दिल से अपने दोस्तों के लिए खाना लाया था और वो बस यही चाहता था कि ठंडा होने से पहले उसके दोस्त इसे खा लें। यार अमित, मैं ये सब तेरे प्रीतम और गर्वित के लिए स्पेशल पैक करवा कर लाया हूं। इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए, इसे खा लो, लक्की ने अमित के कानों में कहा। अमित ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसके दिल में लक्की के लिए प्यार उमड़ आया। अमित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लक्की से वो खाने का प्लेट ले लिया। जैसे ही कोयल ने उसे ये करते हुए देखा, तो वहीं से चिल्लाते हुए बोली, अरे मत खाओ प्लीज। अमित, पता है ना इसमें क्या होगा, मत खाओ। जब कोयल की ये शब्द सबके सामने अमित के कानों में पड़े, तो अमित भी थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर उसने डिब्बा फर्श पर रखा और वो खाने के लिए बैठने ही वाला था कि इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। उधर अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुल रहा था और इधर रागिनी का सिग्नल भी खुल गया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब हरी बत्ती हो गई थी। वो बस लक्की के रूमाल को अपने हाथों में दबाए मुस्कुरा रही थी। जब पीछे से हॉर्न बजाना शुरू हुआ, तो रागिनी को ध्यान आया कि उसकी गाड़ी के पीछे और भी गाड़ियां खड़ी थीं। रागिनी ने गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू किया और वो इस दुविधा में थी कि उसे रूमाल देने के लिए जाना चाहिए या नहीं। जब उसने रूमाल पहली बार देखा, तब तो उसके दिमाग में यही आया कि उसे लक्की को ये रूमाल दे देना चाहिए था। लेकिन जब उसने उस रूमाल को अपने हाथ में लिया, तो उसकी खुशबू की वजह से उसका मन ही नहीं किया कि वो उस रूमाल को अपने हाथ से छोड़े। उसमें लक्की की खुशबू के साथ साथ उसके खून के बहुत हल्के हल्के धब्बे भी लगे हुए थे। जब रागिनी की गाड़ी सिग्नल तक पहुंच चुकी थी और वो हॉस्पिटल के लिए यू टर्न लेने ही वाली थी, कि तभी ठीक उसने रूमाल को अपनी ब्लेजर की जेब में डाला और यू टर्न लेने के बजाय गाड़ी को सीधा आगे बढ़ा दिया। जब देना ही है तो आराम से धोकर ही दे दूंगी, वैसे भी इतना बड़ा आदमी एक रूमाल के लिए थोड़ी परेशान होगा, रागिनी ने अपने आप से कहा और मुस्कुराने लगी। इधर जब हॉस्पिटल में कोयल के कमरे का दरवाजा खुला, तो लक्की ने देखा कि सामने प्रशांत खड़ा था। उसकी नजर बाकी लोगों को चीरते हुए सीधा कोयल पर ही जा टिकी थी। कोयल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और एक दूसरे को देखते ही दोनों मुस्कुराने लगे थे। बाकी लोग तो उन दोनों के लिए गायब ही हो गए थे। फिर प्रशांत उसके थोड़ा पास आया और बोला, आई एम सो सॉरी, गलती मेरी थी। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें चोट ज्यादा तो नहीं लगी? प्रशांत ने पूछा। उसके हाथ पर भी एक दो बैंडेज लगी हुई थी, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी चोट कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी चोट है और हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। डॉक्टर कह रहे थे 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वो मुझे छुट्टी दे देंगे। तुम बताओ, तुम कैसे हो? कोयल ने चमकती हुई आंखों से प्रशांत को देखा। लक्की देख पा रहा था कि प्रशांत से बात करने के दौरान न जाने क्यों कोयल की गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो जाती थी, और प्रशांत भी उसे ऐसे ही देखता था जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। इससे पहले कि प्रशांत उसकी बात का कोई जवाब देता, कोयल ने उसे कहा, वैसे देखा जाए तो असल में गलती मेरी है। अगर मैंने तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हें उस तरह से परेशान नहीं किया होता, तो इससे पहले कि कोयल उसके आगे कुछ कह पाती, उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थीं। इन दोनों की बातें सुनकर अमित और उसके बाकी के दोस्तों का मन कर रहा था कि अपना सिर पकड़ लें। चोट खाने के बाद भी इन दोनों का प्रेम खत्म नहीं हो रहा था। भले ही प्रशांत ने कोयल को भरी बरसात में दिल्ली की सड़क पर पटक दिया था और उसकी टांग में फ्रैक्चर ला दिया, तो भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो भगवान हो। और दूसरी तरफ लक्की, जो इस गड्ढे के लिए अपनी सीट छोड़कर गया और जो उसके लिए खाना तक लेकर आया। ये लड़की उससे सीधे मुंह तक बात भी नहीं करना चाह रही थी। अमित ने एक गहरी सांस ली और कोयल के आगे हाथ जोड़ लिए, इससे पहले कि ये दोनों प्रेम कबूतर आगे कुछ कह पाते। अचानक पीछे से एक औरत की आवाज आई, अरे कोयल बेटी, क्या हो गया? कहाँ गिर गई? कैसे गिर गई? कितनी लग गई? कहाँ लग गई? किस गधे ने मेरी बच्ची को बारिश में गिरा दिया? जैसे ही कोयल ने उस आवाज को सुना, वो समझ गई थी कि उसके पीछे का इंसान कौन था। वो औरत कोयल के दोस्तों के बीच से होती हुई सीधी उसके पास आई और उसकी ओर चिंतित नजरों से देखने लगी। जब लोगों ने उसकी आवाज सुनी और फिर उसके कपड़े देखे, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि कोई 50-55 साल की बूढ़ी औरत कमरे में घुस आई थी, जिसने या तो साड़ी या तो सूट पहना था। लेकिन जब वो कोयल के पास आई,
तो उसने कोयल के हाथ को अपने हाथों में पकड़ा तो लोगों ने देखा कि वो तो काफी जवान थी। वो देखने में कोयल से 4 से 5 साल ही बड़ी लग रही थी और उसने एक बढ़िया सेलन का शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। उसने अपने कंधे पर काले रंग का बैग टांगा हुआ था और उसके सिर पर उसका महंगा सा दिखने वाला चश्मा टिका हुआ था। प्रशांत ने उसके मुंह से अपने लिए जब गधा सुना तो वो उसे घूर कर देखने लगा। अरे अरे आंटी, आपको कैसे खबर लगी? कोयल ने भी चहकते हुए पूछा। वो औरत देखने में भले ही कोयल की बड़ी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वो उसकी आंटी थी। उसका नाम कश्मीरा था और वो लगती भी ऐसे ही थी जैसे कश्मीर के बागों से आई हो। मुझे तो भैया का फोन आया था और जैसे ही मैंने सुना तो मैं भागकर हॉस्पिटल आ गई। मुझसे तो घर पर रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैं तो फटाफट 1 घंटे में रेडी हुई और हॉस्पिटल के लिए आ गई तुम्हारे पास, कश्मीरा ने कहा। उसके आते ही बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। अब वो गधा बीच में नहीं बोलने वाला था। अरे अरे आंटी, ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाएगी। आप बेकार में ही परेशान हो रही हो, कोयल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लक्की देख पा रहा था कि उन दोनों के बीच में अच्छी बनती थी। कश्मीरा ने जैसे ही कोयल के मुंह से उसके हाल सुने तो वो भी थोड़ा शांत हो गई थी। फिर उसने इधर उधर नजर घुमाई और वहां खड़े हुए लोगों को देखने लगी। कश्मीरा ने देखा कि कुछ लोग तो कोयल के दोस्त लग रहे थे, लेकिन कुछ लोग नहीं लग रहे थे। लक्की को तो वो वार्ड बॉय ही समझ रही थी। फिर उसकी नज़र प्रशांत के ऊपर गई। उसने देखा कि उस लंबे से लड़के के हाथ पर बैंडेज लगी हुई थी और वो उसे देखते ही बोली, तो आप ही हैं वो महान आत्मा जो कोयल को भरी बारिश में बाइक पर सैर करवाने के लिए ले गया था। इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए हैं, फिर भी इतनी अकल नहीं आई कि तेज बारिश में बाइक नहीं चलानी चाहिए। दिल्ली की सड़कें इतनी चिकनी हैं। बाइक तो फिसलनी थी ना। अब इसको ज्यादा कुछ हो जाता तो इसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढते? ज्यादा हीरोगिरी छड़ी है ना, तो उसे उतार लो। जवानी की जोश में ना बुढ़ापा। इससे पहले कि कश्मीरा आगे कुछ कह पाती, कोयल ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। अरे नहीं, इसकी गलती नहीं है। उल्टा इसने तो हमारे परिवार की हेल्प की है। इसके पापा नहीं होते ना, तो आज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। क्या? इसने हमारी हेल्प की थी, कश्मीरा ने उसे देखते हुए कहा। वो पहले से ही सारी बात जानती थी। लॉयन ग्रुप की धमकी के बारे में उसे भी पता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये मैटर सॉल्व प्रशांत के पिता ने किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कोयल ने उसकी आंखें देखीं और सफाई देते हुए बोली, आंटी, प्रशांत की कंपनी छोटी कंपनी नहीं है और इसके पापा तो कल चेतन मित्तल के साथ खाना भी खाकर आए थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पागल लड़की चीजें जितनी आसान दिखती है ना, उतनी होती नहीं। तुझे पता है, वो है चेतन मित्तल, खाना खिलाने से मान जाने वालों में से नहीं है। वो कश्मीरा को दुनियादारी की कोयल से ज्यादा समझ थी। वो कामकाज भी देखती थी, इसलिए उसे अंदर से सच भी मालूम थे। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा ने कोयल की हेल्प नहीं की? प्रशांत, जो कि अभी तक सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, अब मैदान में कूद पड़ा। कश्मीरा ने उसे देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं श्योर हूं कि तुम्हारे पापा ने इस मैटर में हमारी कोई मदद नहीं की होगी, कश्मीरा ने कहा। लक्की उसकी बात सुनकर मन ही मन हंस रहा था। ठीक है, मैं अभी पापा को फोन करता हूं। इतना कहते कि प्रशांत ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया। लक्की उसे देख रहा था और वो वहां से निकलने के बारे में सोच रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रशांत के पिता फोन उठाते? क्या कोयल को लक्की की असलियत का पता चल जाता? अगर चल जाता तो लक्की फिर आगे क्या करता? जैसे ही प्रशांत ने कश्मीरा के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनी तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपना फोन निकाला और सबके सामने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपने पिता को फोन मिला दिया। घंटी बज रही थी और सभी लोग उसके पिता के फोन उठाने का इंतजार कर रहे थे। सब लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन सही बोल रहा था, कश्मीरा या प्रशांत। लगभग 4 घंटियों के बाद ही प्रशांत के पिता ने फोन उठा लिया था। हेलो पापा, प्रशांत ने जोर से बोला और बाकी लोगों ने भी उसकी बात सुनने के लिए अपने अपने कानों को फोन के थोड़ा और पास सरका लिया। हाँ बेटा बोलो, उधर से उसके पिता ने कहा। पापा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब मैंने आपको कल फोन किया और फोन पर यह कहा कि हमें कोयल की हेल्प करनी है, तो आपने मुझसे कहा था कि इस मामले में आपके बचपन के दोस्त हैं चेतन मित्तल, आपकी मदद कर सकते हैं वो। बराबर यही बात थी।
प्रशांत ने कहा और बिना अपने पिता के जवाब का इंतजार किए वो आगे बोला, तो आप कल उनसे मिलने के लिए गए थे या नहीं गए थे? प्रशांत के पिता जो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे थे, जैसे ही उन्होंने ये सवाल सुना तो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो प्रशांत को कैसे बताते कि वो गए तो थे, लेकिन उनके दोस्त ने उनकी तरफ देखा भी नहीं था। लेकिन वो जानते थे कि प्रशांत भी जिद्दी था। अगर वो उसे अभी जवाब नहीं देते तो वो अपना कॉलेज छोड़कर उनके ऑफिस चला जाता। इसलिए अपनी लापरवाही पर पछताते हुए उन्होंने अपना गला साफ किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, मैं चेतन से मिलने के लिए गया तो था, लेकिन वो मुझे ऑफिस में मिला नहीं। फिर मैं जब उसके सेक्रेटरी के पास गया तो उसने मुझे बताया कि चेतन तो आज मुझसे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बिजी है। अब क्या है बेटा कि बड़ा आदमी है तो उसकी मीटिंग भी बड़ी होगी, इसलिए वो बीच में तो उठकर मुझसे बात नहीं करने के लिए आ सकता ना। और ऐसा नहीं था कि मैं वहां से उठकर चला गया। मैंने उसका करीब 1 घंटे तक वेट भी किया, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकला। उसके सेक्रेटरी ने बताया कि मीटिंग इतनी ज़रूरी थी कि लंच भी उनके ऑफिस में ही सर्व हुआ था। अब प्रशांत के पिता को तो मालूम नहीं था कि प्रशांत इस वक्त कहाँ था। इस बात से बेखबर प्रशांत के पिता ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए चेतन मित्तल को एक मीटिंग में व्यस्त करा दिया था। इतना तो वो भी जानते थे कि प्रशांत चेतन मित्तल के दफ्तर में क्रॉस चेक करने के लिए नहीं जाने वाला था। इधर जैसे ही प्रशांत ने अपने पिता के मुंह से ये बात सुनी, उसकी चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और खून उसके शरीर में दोगुनी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसके कान गर्म और लाल हो गए थे। जैसे ही उसका सामना सच से हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कद घटकर आधा रह गया था। इधर सब लोग और कोयल भी प्रशांत के फोन रखने का इंतजार कर रहे थे। वो सभी इस बात की पुष्टि कर देना चाहते थे कि अगर उन्होंने प्रशांत को ही अपना हीरो माना था तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। साथ ही कोयल भी इस बात को कश्मीरा को मनवा देना चाहती थी कि चेतन मित्तल और प्रशांत के पिता की दोस्ती बहुत मजबूत थी। बाइक पर गिरने से पहले प्रशांत ने उसके पापा और चेतन मित्तल की दोस्ती के जो किस्से उसे सुनाए थे, उसके बाद तो कोयल को पूरा विश्वास ही हो गया था कि ये काम उसके पिता ने ही करवाया था। इधर प्रशांत के पिता प्रशांत के जवाब के आने का इंतजार कर रहे थे और इसलिए प्रशांत ने कहा, ठीक है पापा। कोयल कोयल ने आपको अपनी ओर से थैंक यू बोला है, प्रशांत ने कहा और तुरंत फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा, उसने देखा कि कश्मीरा उसे घूर रही थी। उसकी पलकें बार बार खुशी की मारे झपके जा रही थीं। इस वक्त इस कमरे में सिर्फ 2 ही लोगों के चेहरे पर सुकून के भाव थे, पहली कश्मीरा और दूसरा लक्की। प्रशांत ने कश्मीरा से नजर मिलाई और खिसिया कर हंसते हुए कहा, वो मैंने अपने पापा से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो कल चेतन मित्तल से पर्सनली मिले थे। उन दोनों ने ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जैसे ही कोयल ने प्रशांत के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी सांस में सांस आ गई थी। हालांकि प्रशांत की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आधा सच और आधा झूठ बोल रहा था, लेकिन इस वक्त उसके लिए प्रशांत की शक्ल से ज्यादा कश्मीरा की शक्ल का रंग उड़ाना जरूरी था। देखा आंटी, मैंने कहा था ना कि बिना प्रशांत की हेल्प के ये केस सॉल्व ही नहीं हो सकता था। आप बेकार में इसको गालियां दे रही थी और इसके ऊपर शक भी कर रही थी, कोयल ने कहा और फिर प्रशांत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, प्रशांत प्लीज, तुम मेरी आंटी की बातों का बुरा मत मानना। ये क्या है ना कि मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए कभी कभी ऐसा बिहेव कर देती है। अरे अरे, कैसी बात कर रही हो तुम्हारी आंटी? मेरी आंटी? तुम्हारी आंटी की बातों का बुरा क्यों मानने लगा मैं? लेकिन आंटी, आपको अब तो कोई शक नहीं है ना? प्रशांत ने पूछा। हालांकि कश्मीरा के चेहरे पर से शक की लकीरें अभी भी मीठी तो नहीं थीं, लेकिन फिर भी प्रशांत ने उसके पापा से उसके सामने ही बात की थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। वैसे भी इस वक्त ध्यान प्रशांत पर था भी नहीं। अब तो मैं जा रही हूं, तुमसे मिलने के चक्कर में ना तो मैं खाना खा पाई और ना ही नाश्ता किया। अब मुझे तो बहुत भूख लग रही है और इससे पहले कि तुम्हारे पलंग के पास मेरा पलंग लग जाए, मैं तो जा रही हूं, कश्मीरा ने कोयल से कहा और उसके पेट पर हाथ फेरने लगी। अरे आंटी, आई एम सो सॉरी, मेरे चक्कर में आप परेशान हो गई। वैसे आंटी, मेरे दोस्तों ने भी कुछ नहीं खाया है तो बेटर है ना कि मैं यहीं पर कुछ ऑन ऑर्डर कर देती हूँ। आप जाओगे, ऑन ऑर्डर करोगे, इतनी देर में तो खाना यहाँ आ जाएगा और सब लोग साथ मिलकर खा भी लेंगे। बताओ आप क्या खाना पसंद करोगे?
कोयल ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। प्रशांत ने बीच में कहा। देखो, तुम्हारी बात तो सही है, पर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैं खाने की इंतजार में है ना, बैठ नहीं पाऊंगी, कश्मीरा ने कहा और फिर इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नज़र फर्श पर रखे उस नीले डिब्बे के ऊपर पड़ी जो लक्की अपने साथ लेकर आया था। उसने उस डिब्बे की ओर चमकती हुई आंखों से देखा और फिर उसे उठाने के लिए उसके पास चली गई। इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाती, पीछे से कोयल ने कहा, आंटी, उसे हाथ मत लगाओ। उसमें पता नहीं किसी सड़क छाप होटल के रास्ते से फ्राइड राइस या चाउमीन है। मैं बोल दूंगी, अभी सफाई वाला आएगा और उसे कुत्तों को खिला देगा। कोयल ने उस डिब्बे को दुत्कारते हुए कहा। अरे, इससे क्या मतलब है कि वो फ्राइड राइस या चाउमीन? खाने की चीज तो खाने की होती है ना। तुम खाने की चीज को ऐसे कैसे फेंक सकती हो? मुझे तो बहुत भूख लग रही है और तुम्हें जो मंगवाना है मंगवा लो, लेकिन अभी तो मैं यही खाऊंगी। कश्मीरा ने एक और डिब्बा खोल दिया। जैसे ही उसने डिब्बे को खोला, उसमें से बहुत ही लजीज खुशबू आई। यार, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, आंटी ने कहा। ये किस चीज की खुशबू है? आंटी के डिब्बे में क्या है? सभी दोस्त उस डिब्बे के खुलते ही बारी बारी उससे सवाल करने लगे। इससे पहले कि उसकी आंटी कोई जवाब दे पाती, सब ने आकर उस डिब्बे को घेर लिया था। लेकिन कश्मीरा ने उस डिब्बे को उठाया और उसके अंदर जो खाने के पैकेट थे उनको पलंग के पास रखी टेबल पर जमाने लगी। बाबा, ये तो बहुत ही पुरानी लग रही है, कश्मीरा ने उस डिब्बे के अंदर की वाइन की बोतल निकालते हुए कहा। उस बोतल की अंदर की रेड वाइन चमक रही थी। अबे, ये तो 10,000 से कम की नहीं दिख रही है, एक लड़के ने उस बोतल को कश्मीरा के हाथ से अपने हाथ में लेते हुए कहा। क्या तुम सही कह रहे हो? कोयल ने उस लड़के की ओर देखते हुए बोला। उसे उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कोयल उस बोतल का कनेक्शन लक्की से नहीं बैठा पा रही थी। फिर कश्मीरा ने उस बोतल को अपने हाथ में लिया और उसका ढक्कन खोला। उसे खोलते ही उसकी खुशबू पूरे कमरे में महक गई थी। फिर कश्मीरा ने उसमें से थोड़ी सी वाइन एक ग्लास में डाली और छकने लगी। कश्मीरा ने खुशी खुशी कोयल को देखा और बोली, हाँ, ये सच में ये इतनी ही महंगी है जितनी कि ये लड़का बता रहा है। मैंने इससे पहले सिर्फ एक बार इसे छका था, जब मैं बिजनेस के काम से फ्रांस गई थी। उसका टेस्ट भी बिल्कुल इसके जैसा था। कश्मीरा ने फिर से उस बोतल को नीचे रख दिया था। तब तक बाकी के लोग सारे डिब्बे को खोल चुके थे और उनके खुलते ही पूरे कमरे में उसके खाने की महक बिखर गई थी। अरे, इसमें तो हैदराबादी दम बिरयानी है, कश्मीरा ने देखा और देखते ही जोर से चीख पड़ी। क्या कहा, हैदराबादी दम बिरयानी? बाकी के लोग हक्के बक्के होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। और नहीं तो क्या, ये देखो, इसमें पनीर लबाबदार है और इसमें रबड़ी घेवर और इसमें रूमाली रोटी और इसमें चिकन लजीज। ये सब देखकर न सिर्फ कश्मीरा की बल्कि कोयल और उसके दोस्तों के भी होश उड़ गए थे। जितना भी खाना उस मेज पर रखा हुआ था, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही चुनिंदा मसालों से बनाया गया था। उसकी खुशबू से ही पता चल रहा था कि उसका स्वाद और उसकी कीमत आम ढाबे के खाने से बहुत ज्यादा थी। इसमें जो भी मसाले पड़े हैं ना, वो इंडिया के तो नहीं हैं, सबके सब बाहर से आए हैं, कश्मीरा ने कहा। कोयल जानती थी कि बिजनेस के काम से उनका इंडिया से बाहर आना जाना लगा रहता था, इसलिए उसने कश्मीरा से कहा, अरे आंटी, अब आप ऐसे हमको चिढ़ाओ मत, हमने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं खाया है। कोयल को असल में इस बात से चिढ़ नहीं हो रही थी कि उसने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। वो तो बस इस बात को नहीं पचा पा रही थी कि आखिर लक्की इतना सब कुछ कहाँ से और कैसे लेकर आया था। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? अब इससे पहले कि ये सब ठंडा हो जाए, हमें तुरंत इसे खाकर खत्म कर देना चाहिए। अगर इसे बाहर की हवा लग गई ना, तो इसका स्वाद ही खराब हो जाएगा। ओहो, क्या खाना बनाया है भाई साहब, एक लड़के ने कहा। अरे गजब यार, मैं तो खुशबू से ही पागल हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना नहीं खाया कभी, दूसरे लड़के ने कहा। बाकी लोगों का भी एक निवाला छकने के बाद यही हाल था। सब लोग दबा दबा कर खाए जा रहे थे। अरे कोयल, तुम भी कुछ ट्राई करो, रोशनी ने कहा और एक चम्मच उसकी ओर बढ़ा दिया। कोयल ने झिझकते हुए रोशनी के हाथ से चम्मच ली और उससे थोड़ी सी बिरयानी चखी। जैसे ही बिरयानी के मसाले उसके मुंह में घुले, कोयल का तो माथा ही चकरा गया। इससे अच्छी बिरयानी तो कभी उसने हैदराबाद में भी नहीं खाई थी। एक तो खाना सच में बहुत ही अच्छा बना था और दूसरा कि सब लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए लक्की अपने साथ जितना भी खाना लेकर आया था वो सब का सब खत्म हो गया था। चलो,
कम से कम तुमसे मिलना आना तो सफल होगा। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कोई तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना भी लेकर आया था। आखिर कौन है वो जो तुम्हारी इतनी चिंता करता है? कश्मीरा ने कोयल को मजाकिया लहजे में छेड़ते हुए कहा, इससे पहले कि कोयल उसकी इस बात का जवाब दे पाती। कश्मीरा ने कहा, खैर, जो भी हो, मैं तो लेट हो रही हूं, इसलिए मैं निकल रही हूं, अपना ध्यान रखना। बाएं बाएं। इतना कहना था कि कश्मीरा दरवाजे से बाहर निकल गई थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने को थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो फिर से कोयल के कमरे में दाखिल होते हुए बोली, पैसे वाले तो बहुत से होते हैं, लेकिन अपने पैसों से ऐसा खाना खिलाने वाले ना, बहुत कम। इसलिए जो भी ये लेकर आया है ना, उसे अपनी ओर से और मेरी ओर से थैंक यू जरूर कह देना। कश्मीरा ने कहा और वो वहां से निकल गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लक्की इतना अच्छा खाना लाया कहाँ से और कैसे था। कश्मीरा के चले जाने के बाद रोशनी कोयल के पास आई और उसके कानों में बोली, मुझे लगता है कि तुमने लक्की को बहुत गलत समझ लिया है। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। रोशनी की बात सुनकर कोयल बिफर गई और बोली, मैं माफी मांगू उससे। कोयल के पास इससे आगे कहने के लिए और कुछ भी नहीं था। वो लक्की से नफरत करती थी और वो किसी भी सूरत में उससे माफी नहीं मांगना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, मैं उससे क्यों माफी मांगू? मुझे तो पहले इस बात का जवाब दिलवाओ कि इसके जैसा गरीब आदमी इतना अच्छा खाना ला कहाँ से सकता है। मुझे तो लग रहा है ना, इसने किसी होटल में काम करना शुरू कर दिया होगा और वहां जो खाना बच जाता होगा उसे यहां लेकर आता होगा। रोशनी ने कभी नहीं सोचा था कि इतना सब होने के बाद भी वो कोयल के मुंह से इस तरह की बात सुनेगी। वो सारा खाना बिल्कुल ताज़ा दिख रहा था। कोई उसे देखकर कह ही नहीं सकता था कि वो किसी का झूठन था। रोशनी को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा होटल था जो उसे ऐसे ही मैं उसे 10,000 रुपए की वाइन की बोतल देने वाला था। मगर रोशनी जानती थी कि कोयल कितनी जिद्दी थी, इसलिए उसे आगे समझाने का कोई फायदा नहीं था। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाती, लेकिन कोयल कभी लक्की से सीधे मुंह बात नहीं करने वाली थी। ये बात अब रोशनी और बाकी के लोगों को भी समझ आ गई थी। लेकिन अमित, गर्वित और प्रीतम इस खाने के खत्म हो जाने के बाद में लक्की को कब से सवालिया नजरों से देख रहे थे। उनके मन में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब वो लक्की से लेना चाह रहे थे। खाना पूरा हो जाने के बाद कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग कोयल के कमरे से निकलकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। अमित, प्रीतम, गर्वित भी अपने कमरे की ओर जा रहे थे। लक्की उनसे अलग अपने किराए के कमरे पर से अपना सामान लेने के लिए जा रहा था। अरे तू कहाँ जा रहा है? अमित ने पूछा। मैं अपने कमरे पर से सामान लेने जा रहा हूँ। आंटी को बोल दूंगा कि खाली कर रहा हूँ, लक्की ने कहा। असल में वो उनसे नजर बचाकर जाना चाह रहा था। अमित और बाकी के लोग भी उसकी ये चाल समझ गए थे, इसलिए वो तीनों उसके पास आए और बोले, पहले तो ये बता कि खाना कहाँ से आया था। इसके बारे में तो लक्की ने सोचा ही नहीं था। पूरे रास्ते उसकी नज़र तो बस रागिनी पर ही टिकी हुई थी। अब वो उसके दोस्तों को क्या जवाब देगा? क्या लक्की अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो पाता या फिर आज उसके राज से पर्दाफाश हो जाता? इधर जैसे ही लक्की और उसके दोस्त खाना खाकर हॉस्पिटल से बाहर निकले, लक्की ने कहा कि वो अपने कमरे से सामान लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन अमित ने उसे बीच में ही रोक दिया और उससे खाने के बारे में पूछने लगा जो अभी लक्की लेकर आया था। वैसे तो लक्की ने उसका कोई ठोस जवाब नहीं सोचा था, लेकिन उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे अरे, वो तो मैंने अपना जॉब चेंज किया ना, तो उस मेडिकल स्टोर पर सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी। तुम लोग तो जानते ही हो। और तो फिर एक होटल में ट्राई किया, वहां पर वेटर की जॉब लग गई है। मैनेजर मेरी सर्विस से भी बहुत खुश है, तो और उसे पता चला कि अब पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मेरे कुछ दोस्त भी हैं, तो खुशी खुशी उसने मुझे ये सब पैक करके दे दिया था, लक्की ने मजाक करते हुए कहा। बाकी लोगों को लक्की की बात पर डाउट हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते, लक्की ने कहा, मैं निकलता हूँ भाई लोग, वरना आंटी के जॉगिंग जाने का टाइम हो जाएगा। तो हम लोग भी तेरे साथ ही चलते हैं, तेरा सामान पैक करवा देंगे। प्रीतम ने कहा, अरे मेरे पास कितना ही सामान है, एक बैग, एक बोरा और एक बिस्तर, मैं खुद ही ले आऊंगा। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब बस जाकर सीधा क्लास अटेंड करो, लक्की ने कहा और वहां से निकल गया। उसे आज दिल ही दिल बहुत अच्छा लग रहा था। ज्यादातर वक्त अमित ही उन लोगों को बाहर खाना खिलाता था, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा वही कमाता था। लेकिन आज जो उसने खाना खाते हुए अमित, गर्वित और की चेहरे की खुशी देखी, तो वो भी खुश हो गया। असली खुशी बटोरने में नहीं है यार, देने में है।
लक्की ने अपने आप से उछलकर पेड़ की टहनी को छू लिया। उधर दोपहर की 2 क्लास खत्म हो जाने के बाद लक्की भी वापस कॉलेज आ गया था। जब वो बरामदे से अपनी क्लास की ओर बढ़ रहा था, तब उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आई। तुमने कल मेरा लाइव देखा या नहीं देखा? लक्की ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अंजलि खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे कल लक्की ने 5 चांद गिफ्ट में दिए थे। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, उस लड़की ने कहा, अरे हद है, मैंने कल 2 बार लाइव किया यार, और तुम तो मेरे चैट रूम में दिखे ही नहीं। चलो जल्दी से एक अकाउंट बनाओ और चैट रूम में आओ। तुम आओगे तो मेरी पॉपुलैरिटी और थोड़ी बढ़ जाएगी। अंजलि ने कहा, अरे पर इसके आने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? उल्टा तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा। एक लड़की ने, जो कि अंजलि के पास खड़ी थी, उसने कहा, अरे नहीं, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी। अंजलि ने कहा, हाँ पर सोच लो, ये तुम्हें ना 5 रुपए का तोहफा भी नहीं दे पाएगा। उस लड़की ने कहा, और उसकी इस बात पर लक्की को मन ही मन हंसी आ गई। वो देख पा रहा था कि उसके साथ कि ये सब लोग कितनी गलत चीजों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन लक्की उन्हें समझाना नहीं चाहता था। वो बस गर्दन झुकाकर अपना काम करना चाह रहा था। हाँ, जो लड़का मुझे कुछ नहीं दे पाया, वो तुम्हें क्या देगा? डिम्पल ने लक्की के पास आते हुए कहा। लक्की ने देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा था। लक्की को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब जब उन दोनों के बीच में सब खत्म हो गया था, तो फिर डिम्पल उसके पीछे क्यों पड़ी थी? हाँ, डिम्पल सही कह रही है। और इस तरह के लोगों को जोड़ने से फायदा ही क्या है, जो कुछ दे ही ना पाए। इससे तो अच्छा है कि तुम उस लड़के पर ही ध्यान दो जिसने तुम्हें 5 चांद दिए, और जो आज 5 चांद दे रहा है वो कल क्या कुछ नहीं दे सकता है, और उसी की बदौलत कल तुम्हारा अकाउंट दिल्ली में दूसरे नंबर पर रहा। एक लड़की ने और उसकी बातों पर हाँ करते हुए कहा। अंजलि तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन लक्की देख पा रहा था कि डिम्पल के चेहरे पर जलन के भाव थे। कल तक वो कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका कंपटीशन अपनी रूममेट से ही हो जाएगा। वो ये फैसला तो कर चुकी थी कि वो अपना खुद का लाइव शुरू करेगी, लेकिन उसे इस बात पर शक था कि क्या वो आदमी उसे भी आकर 5 चांद दे पाएगा। जब लक्की सब तमाशे को देख रहा था कि उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उस कार का शीशा उतरा और लक्की ने देखा कि इसमें और कोई नहीं बल्कि राहुल बैठा हुआ था। राहुल, राहुल, मैं इधर हूं। डिम्पल राहुल को गाड़ी में देखते ही मारे खुशी के उछल पड़ी। इससे पहले कि राहुल डिम्पल के पास आता, डिम्पल खुद भागकर राहुल के पास चली गई थी। जैसे ही वो राहुल के पास पहुंची, उसने पहले लक्की को घृणा की नजरों से देखा। उसके बाद वो राहुल और उसकी गाड़ी की ओर देखने लगी। राहुल ने भी उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने अपनी ओर खींच लिया। डिम्पल राहुल के बिल्कुल करीब आ गई थी। कॉलेज के लड़के लड़कियों के मुंह में ऐसे देखकर खुले के खुले रह गए थे, लेकिन लक्की को लग रहा था कि डिम्पल को इस दिखावे की बीमारी सी हो गई थी। जब तक वो उसके साथ थी वो ठीक थी, लेकिन अब उसे पता नहीं क्या हो गया था। डिम्पल ने भी नजरों से लक्की को देखा और इतने में राहुल की होंठ आकर डिम्पल के होठों से जा मिले। वहां खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। लक्की ने जब उसकी ये हरकत देखी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। हबी, मुझे बहुत भूख लगी है। हम खाना कहाँ खाने चलने वाले हैं? प्लीज मुझे किसी अच्छी जगह पर खिलाना। मैं सड़क छाप खाना खाकर ना बोर हो गई हूं। डिम्पल ने कुछ ज्यादा ही अदाएं दिखाते हुए कहा। हम एक काम करते हैं, होटल सन एंड मून चलते हैं। वहां पर हम कुछ बढ़िया सा खाएंगे। मैं अभी हम दोनों के लिए एक टेबल बुक करा देता हूं, राहुल ने कहा, और तुरंत ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर सन एंड मून में उन दोनों के लिए एक टेबल बुक करने लगा। जैसे ही टेबल बुक हो गई, उसके बाद राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाने के लिए ले आया। डिम्पल आगे बैठी, उसके बगल में राहुल बैठा और उनकी गाड़ी वहां से निकलने लगी। डिम्पल, जो कि अभी तक अंजलि के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी, सबसे पहले उसने उसी को जलते हुए देखा और फिर उसकी नजर आकर लक्की के ऊपर टिक गई। अच्छा हुआ जो मैंने इस फटीचर को छोड़ दिया, डिम्पल ने अपने आप से कहा। वो लक्की को इस बात का एहसास करवाना चाहती थी कि उसके साथ उसकी जिंदगी कितनी फटेहाल हो गई थी, लेकिन उससे दूर जाते ही आज उसकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी थी। उसे लग रहा था कि उसने लक्की को छोड़कर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया था, लेकिन लक्की डिम्पल की इस हरकत से उदास था। उसे लग रहा था कि भले ही वो उससे प्यार ना करके राहुल से प्यार करती हो, लेकिन आज जो उसने सबके सामने किया उसे करने की जरूरत नहीं थी। उसे अपने प्यार को जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं थी।
उसे डिम्पल के लिए बुरा लग रहा था। उसने अपनी जिंदगी के लिए एक अलग रास्ता चुन लिया था। वो उसके साथ नहीं थी, उससे लक्की को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो जिसके साथ थी उससे लक्की को दिक्कत थी। और इसकी मेरे सामने बिसात क्या, ये जीतने की गाड़ी चला रहा है, उतने का तो मैं अपनी गाड़ी के लिए सिर्फ कवर खरीद सकता हूं, लक्की ने कहा। असल में तो उसे डिम्पल की उस हरकत पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसे मालूम था कि उसे जाहिर करने का कोई फायदा नहीं था। वो जानता था कि हाथी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो हाथी है। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो ना? लक्की को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज आई और उसका ध्यान टूटा। वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि उसके पीछे साक्षी खड़ी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लक्की ने अपने ख्यालों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन साक्षी लक्की को अच्छे से जानती थी, खास तौर पर डिम्पल के मामलों में। इसलिए उसने कहा, देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं। लक्की उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, असल में बात यह है ना कि मुझे उसकी चिंता है। वो जो कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। उसके लिए ऐसा कुछ करना अच्छा नहीं है। तुम जानती हो ना राहुल कैसा लड़का है। वो पैसों के पीछे पागल हो रही है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लक्की ने साक्षी के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया था। भले ही डिम्पल ने उसके साथ जो भी किया हो, लेकिन फिर भी लक्की नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो। वैसे जो उसके साथ हो रहा है ना, होने दो। शी डिजर्व इट। उसने तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के को छोड़ दिया। पता नहीं उसे राहुल जैसे गड्ढे में क्या नजर आया, साक्षी ने कहा और लक्की की ओर देखने लगी। उसने देखा कि लक्की अभी भी अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। साक्षी ने वहां से बाहर निकलने के लिए कहा, चलो हम भी कहीं बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। आज का डिनर मेरी तरफ से। कॉलेज के बाहर तुम जो बोलोगे तुम्हें वो खिलाया जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अचानक से लक्की को साक्षी की बात सुनकर कुछ याद आया। उसने खुद भी तो साक्षी को बाहर ले जाकर ट्रीट देने का वादा किया था। उस बात को तो कुछ दिन बीत भी गए थे। लक्की को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने किए हुए वादे को कैसे भूल सकता था। ट्रीट की बारी तुम्हारी नहीं मेरी है। मैंने लास्ट टाइम तुमसे कहा था ना कि हम होटल सन एंड मून चलेंगे, तो चलो आज हम वहीं चलकर खाना खाते हैं, लक्की ने कहा और मुस्कुराते हुए साक्षी की ओर देखने लगा। ये सुनते ही साक्षी के होश उड़ गए। उसे तो लगा कि लक्की ने पिछली बार उसके साथ मजाक किया था, इसलिए उसने उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आज फिर वो सन एंड मून होटल जाने की बात कर रहा था। साक्षी जानती थी कि लक्की की माली हालत क्या थी, इसलिए वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, लक्की, मुझे मालूम है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। मुझे मालूम है कि डिम्पल तुम्हें जलाने के लिए ये सब गेम्स खेल रही है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तरह पागल होने की जरूरत नहीं है ना। वो जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन कम से कम तुम तो उसके जैसा मत बनो। सन एंड मून जाकर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम भी उसे जला सकते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दिन सन एंड मून में चलकर खाना खाएंगे, तो बस मैं वही प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं, लक्की ने कहा। नहीं लक्की, देखो मेरी बात सुनो। इससे पहले कि साक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, लक्की ने उससे कहा, बातें रास्ते में हो जाएंगी, अभी तुम मेरे साथ चलो। वो इस वक्त साक्षी को कुछ भी समझाना या बताना नहीं चाहता था। उसने बस अपना मोबाइल निकाला और आगे चलने लगा। साक्षी को भी लगा कि इसमें लक्की सीरियस दिख रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। इधर लक्की और साक्षी ऑटो में बैठे ही थे कि उधर राहुल ने अपनी गाड़ी होटल सन एंड मून की पार्किंग में लगा दी थी। फिर उसने डिम्पल का हाथ पकड़ा और वो दोनों कांच के बड़े से दरवाजे से होटल के अंदर दाखिल हो गए। वेलकम सर, वेलकम मैम, एक वेटर ने राहुल और डिम्पल को देखते ही कहा। डिम्पल ने जैसे ही उस वेटर के मुंह से अपने लिए मैम शब्द सुना, उसका तो मानो पूरा तन बदन खिल उठा था। लक्की के साथ रहने से उसे कभी भी इतनी इज्जत नहीं मिली थी और ना ही उसे कभी मिलने वाली थी। उसे जब भी भूख लगती और वो लक्की को कुछ खाने को कहती, तो लक्की हमेशा उसे किसी बाहर ढाबे या फिर किसी फुटपाथ के दुकान पर खिलाने के लिए ले जाता था। लेकिन वो कभी उसे किसी अच्छे और इज्जतदार जगह पर खाना खिलाने के लिए नहीं ले गया था। लेकिन क्योंकि राहुल उसे अपने साथ इतनी अच्छी जगह पर लेके आया था और उसे राहुल की वजह से इतनी इज्जत मिल रही थी, इसलिए उसने अपने हाथ को राहुल की कमर में कस दिया था और फिर उसे वो चमकती हुई नजरों से देख रही थी। राहुल भी उसकी नजरों में इतनी इज्जत पाकर खुश हो गया था।
मैंने टेबल नंबर 8 बुक किया है, राहुल ने कहा, और उसके कहते ही वेटर ने अपनी लिस्ट देखनी शुरू कर दी। मिस्टर एंड मिसेस राहुल, राइट सर, वेटर ने कहा। राहुल ने हाँ में सिर मिलाया। अपना नाम राहुल के साथ जुड़ते हुए देख डिम्पल मारे खुशी के पागल ही हो गई थी। वेटर ने उन दोनों को टेबल नंबर 8 तक जाने का रास्ता दिखाया और फिर उन दोनों के लिए कुर्सियां खींचकर उन्हें वहां पर बैठा दिया। ये कितना बड़ा रेस्टोरेंट है ना, डिम्पल ने कहा। राहुल ने उसकी बात को खारिज करते हुए कहा, कहाँ, छोटा सा तो रेस्टोरेंट है। इससे पहले कि डिम्पल आगे कुछ कह पाती, दो लोगों ने उनकी टेबल को घेर लिया था। उन दोनों के हाथ में वायलिन था। वो उन दोनों के आने की खुशी में उनके टेबल के पास कुछ गीत बजाने लगे थे। ये देखते ही डिम्पल का दिल और भी खुश हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वो संगीत पर नाच उठे। इधर उसके कदम नाचने को बेताब हुए जा रहे थे और उधर लक्की भी होटल सन एंड मून में पैर रखने के लिए पागल हुआ जा रहा था। दिन भर की दौड़ धूप के बाद उसे भूख लगाई थी और वो जल्द से जल्द खाने पर टूट पड़ना चाहता था। वहीं उसके बगल में बैठी साक्षी की उस होटल का नाम सुनकर ही भूख मिट गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लक्की और साक्षी डिम्पल और राहुल से मिलते? अगर मिलते तो क्या हंगामा खड़ा होने वाला था? क्या लक्की का सच सबके सामने आने वाला था? उधर डिम्पल राहुल के साथ बैठकर अपनी टेबल नंबर 8 के पास उस संगीत का मजा ले रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अभी थोड़ी ही देर में उसके मजे को किरकिरा करने के लिए लक्की और साक्षी भी यहीं पर पहुंचने वाले थे। जैसे ही लक्की का ऑटो सन एंड मून के गेट के बाहर रुका, उसने पैसे दिए और सीधा होटल के अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ने लगा। साक्षी, जो कि उसके उतरने के बाद ऑटो से उतरी थी, होटल के दरवाजे को देखते ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। लक्की, एक बार प्लीज फिर सोच लो, साक्षी ने अपने से 2 कदम की दूरी पर खड़े लक्की को देखते हुए कहा। लक्की ने उससे कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी दिशा में आगे बढ़ा दिया। साक्षी को लग रहा था कि या तो लक्की अपने आप को और अपने हुलिये को देख नहीं पा रहा था, या वो देखना ही नहीं चाह रहा था। इस तरह के कपड़े में उसे कौन सन एंड मून जैसी बड़ी जगह पर घुसने देता? साक्षी को यही शक हो रहा था, लेकिन लक्की की आंखों का कॉन्फिडेंस देखकर उसके पास अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साक्षी ने लक्की का हाथ थामा और दोनों अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही साक्षी होटल के दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे, जो कि हर आने जाने वालों पर नजर रख रहे थे। साक्षी ने होटल के बड़े से कांच के दरवाजे के बाहर से ही देखा कि वहां पर एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और उस झूमर के नीचे बड़ी बड़ी टेबल पर सब लोग सूट बूट पहने हुए अपने खाने का आनंद ले रहे थे। उनके ऐसे कपड़े और ऐसे रहन सहन देखकर साक्षी डर गई थी। उसने लक्की के हाथ को जोर से दबाया और अपने पैरों को रोक लिया। क्या हुआ? लक्की ने पूछा। मुझे मुझे डर लग रहा है लक्की, प्लीज ये ड्रामा बंद कर दो। तुम्हें भी पता है ना कि हम लोग यहां पर नहीं खा सकते हैं, साक्षी ने कहा। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ट्रीट पर लाया हूं ना, तो मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें एम्बेरस फील नहीं होने दूंगा, लक्की ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा होटल के अंदर ले गया। तुम यहीं पर रुको, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूं, लक्की ने होटल के अंदर दाखिल होते हुए कहा। सब लोग उन दोनों की ओर ही घूर कर देख रहे थे। राहुल और डिम्पल, जो कि उनसे काफी दूर बैठे थे, बस उन दोनों की ही नजर इन दोनों के ऊपर नहीं पड़ी थी। वो अपने खाने में इतना खोए हुए थे कि उन्हें इस चीज से कोई लेना ही देना नहीं था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। नहीं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, साक्षी ने कहा और लक्की के साथ वॉशरूम के लिए निकल गई। जहां साक्षी लेडीज वॉशरूम में घुस चुकी थी, वहीं लक्की जेंट्स वॉशरूम में घुस चुका था। थोड़ी देर बाद लक्की बाहर आया और वो कॉमन एरिया में लगी वॉश बेसिन में अपना हाथ धोने लगा। हाथ धोने के साथ ही लक्की ने जैसे ही शीशे में अपने आप को देखा, उसे कॉमन एरिया में दाखिल होते हुए 2 और लोग नजर आए। लक्की ने गौर से देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि डिम्पल और राहुल ही थे। लक्की ने देखा कि डिम्पल की गुलाबी ड्रेस के ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था और राहुल उसके साथ उसका वो दाग धुलवाने के लिए आया हुआ था। जैसे ही डिम्पल की नजर लक्की से मिली, उसने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिम्पल, तुम्हारी ड्रेस को क्या हो गया?
लक्की ने उसकी ड्रेस की ओर देखते हुए पूछा। उसने देखा कि उसके ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था। तुझसे क्या मतलब कि उसकी ड्रेस पर क्या लगा हुआ है? और तू एक बात बता, तू उसका पीछा करते हुए यहाँ क्यों आया? बस इस बात का जवाब दे मुझे तू। राहुल ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा। उसे लग रहा था कि लक्की जबरदस्ती डिम्पल के पीछे पड़ा हुआ था। उसे लगा कि उसे आज लक्की को साफ साफ शब्दों में समझा देना चाहिए था, और इसलिए उसने गुस्से से लाल अपनी आंखों से लक्की को देखा और कहा, देख बे फटीचर, मैं तुझे आज आखिरी बार यही समझा रहा हूं, कान खोलकर सुन ले। अगर आज के बाद तूने अपनी जुबान से डिम्पल का नाम भी लिया ना, या कभी तू उसका पीछा करता हुआ पाया गया, तो याद रखना, मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। याद रख लेना। लक्की ने राहुल की बात को बहुत ही शांति से सुना और अपने गुस्से के घूंट को पी गया। वो जानता था कि उसके जैसे आदमी से बात करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने अपनी नज़र फेरी और अपने हाथ धोने लगा। डिम्पल को उसका इस तरह से शांत रहना कोई खास पसंद नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता था कि राहुल ने उसे कोई बात समझाए और बिना जवाब दिए उसे इग्नोर कर दे? वो लक्की को उसकी इस गुस्ताखी के लिए सबक सिखाना चाहती थी, और इसलिए वो लक्की के सबसे पास लगे नल के पास आकर खड़ी हो गई। लक्की ने उसे एक झलक देखा और फिर से अपने हाथ पर लगे साबुन को साफ करने लगा। इधर डिम्पल ने नल खोला और उसमें से अपनी ऊंगली फंसा दी। इस वजह से नल से आने वाला पानी तेज धार में बहने लगा और वो धार सीधी लक्की की ओर बढ़ने लगी। उसने लक्की के कपड़ों को जानबूझकर भिगा दिया और कुछ पानी उसके चेहरे पर भी लगा था। लक्की को डिम्पल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। जब उसने डिम्पल को देखा तो उसने ढीठ की तरह अपना सिर एक और झुका लिया, इससे पहले कि लक्की फिर से अपना हाथ साफ करता। डिम्पल ने फिर से उसके ऊपर पानी उड़ाना शुरू कर दिया। डिम्पल! लक्की जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। डिम्पल ने लक्की के भीगे हुए चेहरे को देखते हुए कहा। उसे दिल ही दिल में ऐसा करके बहुत तसल्ली मिल रही थी। लक्की का मन किया कि वो डिम्पल को उसी की भाषा में जवाब दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो जैसे के साथ तैसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने चुपचाप अपने हाथ और अपना मुंह धोया और फिर वहां से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, डिम्पल ने राहुल को इशारा किया और फिर दरवाजे की ओर देखने लगी। राहुल उसका इशारा समझ गया था और इससे पहले कि लक्की दरवाजे से बाहर निकल पाता, राहुल ने उसका रास्ता रोक लिया। वो दरवाजे के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से लक्की के बाहर जाने के लिए जरा भी जगह नहीं बची थी। अरे फटीचर को बाहर जाना है, और वो भी मुझसे बचकर? सॉरी बाबू, लेकिन ये तो इतना इजीली नहीं हो पाएगा। जब तक तुम डिम्पल को दीदी और मुझे जीजाजी कहकर नहीं बुलाओगे, तब तक तो मैं यहाँ से तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, राहुल ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। राहुल की बात सुनते ही लक्की का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इतने गिरे हुए आदमी के साथ कोई डिम्पल क्या कर रही थी? लक्की को यह समझ नहीं आ रहा था। उधर पीछे डिम्पल ने जैसे ही राहुल के मुंह से ये बात सुनी तो उसे हंसी आ गई और वो लक्की की ओर बढ़ते हुए बोली, तुम मेरा पीछा करते करते इस होटल में आखिर गुस्से कैसे? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई भी आ जा सकता है? अगर इतनी ही डेयरिंग है तो टेबल बुक करते और कुछ खाने को ऑर्डर करते। खाना पीना कुछ है नहीं, उससे पहले ही हाथ धोने के लिए आ गए। अब चुपचाप जो राहुल कह रहा है वो करो, वरना मैं होटल की सिक्योरिटी को बुलाकर उनसे ये कह दूंगी कि तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो। डिम्पल भी लक्की के मुंह से वही सुनना चाहती थी जो राहुल उससे कहलवाना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि वो जितना ज्यादा लक्की को परेशान करती, उतना ज्यादा उसे सुकून मिलता। वो उसे हर उस दिन के लिए लक्की को परेशान करना चाहती थी जिस दिन लक्की ने उसे बस में घुमाया था या फिर किसी सड़क के ढाबे पर खाना खिलाया था। इधर लक्की को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों को उसे परेशान करने में क्या मजा आ रहा था। जब वो उनकी जिंदगी में कोई दखल ही नहीं दे रहा था, तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी कि लक्की की जिंदगी में दखल दें? अब तक तो वो सब कुछ बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन अब पानी लक्की के सिर के ऊपर निकल चुका था। वो पहले ही उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि पानी सिर के ऊपर से बिल्कुल निकल चुका था और अब उन दोनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी था। ठीक इसी वक्त जब वहां पर यह सब नाटक हो रहा था, तब साक्षी भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। उसने डिम्पल की कही वो बात सुन ली। डिम्पल, तुझे नहीं लगता कि तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है? ना लक्की ने तुम दोनों में से किसी को परेशान किया और फिर भी तू सिक्योरिटी को बुला रही है।
फिर तू सिक्योरिटी को बुलाकर क्या कहेगी? साक्षी ने डिम्पल को हड़काते हुए कहा। अच्छा, तो आप भी यहीं पर हैं? फटीचर के साथ उसकी टीचर भी आई है। डिम्पल ने ताली बजाते हुए कहा। डिम्पल को उसे देखते ही हंसी आ गई और वो बोली, मुझे सिक्योरिटी को ना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों की शक्ल देखकर ही वो समझ जाएगा कि तुम दोनों यहाँ पर खाने के लिए तो नहीं आए हो। तुम्हें क्या लगता है, ये कोई गली का ढाबा है जिसमें कोई भी आकर बैठ सकता है या खा सकता है? तुम्हें मालूम है यहाँ पानी की बोतल कितने की है? ये सुनते ही साक्षी की जुबान पर जैसे ताले लग गए थे। उसके पास डिम्पल को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वैसे भी उसे तो यही लग रहा था कि लक्की उसके साथ मजाक कर रहा था या सिर्फ जोश जोश में उसे यहाँ ले आया था। लेकिन डिम्पल की ये बात सुनकर तो उसका शक यकीन में ही बदल गया था। वो तो लक्की को कहीं और ही ले जाना चाह रही थी, लेकिन लक्की ही मानने को राजी नहीं था। उसके बाद जिस तरह से डिम्पल और राहुल उसके सामने आकर खड़े थे, उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि आग में घी पड़ गया हो। इस तरह से डिम्पल की शक्ल नजर आ रही थी। साक्षी को लगा कि बात को यही खत्म कर देना सही था, इसलिए वो उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहती थी। लक्की चलो, हम यहां से चलें। साक्षी ने लक्की का हाथ पकड़ा और वो जाने के लिए तैयार हो गई। तुम यहां से जाना चाहती हो? और वो ऐसे ही। लक्की ने उसकी ओर शांत नजरों से देखते हुए पूछा। साक्षी देख पा रही थी कि लक्की के सामने इतना कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। साक्षी को लग रहा था कि वो सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए वो उसे वहां से जल्दी निकलने के लिए कह रही थी, इससे पहले कि साक्षी उसे खींचकर बाहर ले जाती। डिम्पल और राहुल ने वहीं से बाहर की ओर देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे सारे लोग आओ, इधर आओ, देखो ये सब लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती इतने बड़े होटल में घुस गए हैं, और वो भी खाना खाने के लिए नहीं बल्कि वॉशरूम यूज करने के लिए। मैनेजर कहाँ है? होटल का मैनेजर, देखिए आपकी होटल को लोगों ने सुलभ शौचालय बना दिया है। डिम्पल की आवाज सुनकर बाहर की ओर बैठे सभी लोगों का अटेंशन उसकी ओर चला गया। डिम्पल इसके बाद भी नहीं रुकी और अपनी तीखी सी आवाज में बोली, देखो देखो, इन दोनों को ये सब लोग इतने बड़े होटल में सिर्फ टॉयलेट यूज करने के लिए गुस्से आए हैं। इन लोगों ने होटल में सुलभ शौचालय खोला है। इनके टॉयलेट कोई भी सड़क छाप आकर फ्री में यूज कर सकता है। उसे खाना खाने की जरूरत नहीं है। ये तो कितनी अच्छी बात है ना। पूरे देश के होटल्स में यही सिस्टम लागू होना चाहिए। डिम्पल के मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो बिना सोचे बोली जा रही थी। लक्की देख रहा था कि वो लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है, और वो और पागल होने वाली थी। राहुल भी उसके पागलपन में शामिल हो गया था और वो बोला, अरे टॉयलेट यूज करना है तो पब्लिक टॉयलेट यूज करो ना, यहाँ आने की क्या जरूरत है? अब किसे पता ये लोग टॉयलेट ही यूज करने आए थे। हो सकता है टॉयलेट यूज करने के बहाने ये दोनों एक दूसरे के साथ डिम्पल ने कहा। लक्की को लगा ही नहीं था कि डिम्पल की सोच इतनी घटिया होगी कि वो अपने दोस्त के बारे में ऐसी कोई बात कहेगी। ठीक इसी वक्त हंगामा खड़ा होता देख होटल का मैनेजर वहां आ गया। डिम्पल उस वक्त मैनेजर के पास गई और लक्की की ओर उंगली दिखाते हुए बोली, मैनेजर जी, आप बताओ ऐसा कोई भी रास्ता चलता? आपकी होटल की टॉयलेट में घुस आएगा तो आपकी होटल की क्या इमेज रह जाएगी? 1 मिनट रुकिए, मैनेजर ने कहा, और फिर लक्की की ओर देखते हुए बोला, आप दोनों यहाँ कैसे चले आए? हमारे होटल की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ हमारे गेस्ट के लिए हैं। बाहर का कोई भी आदमी ऐसे ही हमारे होटल में बिना बुकिंग किए नहीं आ सकता है। अब इससे पहले कि मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़े, आप दोनों प्लीज़ यहाँ से निकल जाइए। चलो लक्की, साक्षी ने लक्की के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। लक्की ने साक्षी की ओर देखा और बोला, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। लक्की ने साक्षी की ओर देखते हुए कहा। ओहो, देखो तो इन दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं है। मैनेजर खुद इन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा है, और ये है कि बाहर जाने को तैयार ही नहीं है। और कितनी बेइज्जती सहना चाहते हो भाई, कितनी फजीहत और करवाना चाहते हो। डिम्पल ने सबको सुनाते हुए लक्की और साक्षी के ऊपर तंज कसा। देखिए, आप दोनों यहां से चले जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, मैनेजर ने कहा। लक्की ने उसे घूर कर देखते हुए कहा और बोला, ये दोनों आपके गेस्ट हैं और हम नहीं हैं। मैंने भी यहाँ एक सीट बुक की है, लक्की ने कहा और डिम्पल की ओर घूरने लगा। लक्की के मुंह से ये सुनते ही साक्षी की आंखें बड़ी हो गई थीं। कहीं लक्की का दिमाग तो खराब नहीं हो गया था? गुस्से में वो क्या बोल रहा था?
उसे समझ तो आ रहा था ना, अब आगे क्या होने वाला था। क्या डिम्पल और राहुल मिलकर लक्की और साक्षी को बेइज्जत करके बाहर निकलवाते, या फिर लक्की उन्हें उनकी जुबान में जवाब देकर चुप करवा देता। लक्की क्या जवाब देता साक्षी को कि इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए।